नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है जर्नलिस्ट कैफे के इस ऑनलाइन इंटरव्यू में। तो आज हैं हमारे साथ न्यूज नेशन के फॉर्मर डिप्यूटी एडिटर और न्यूज एंकर श्री अक्षय शुक्ला जी। तो अक्षय शुक्ला जी, आपका स्वागत है हमारे जर्नलिस्ट कैफे के इस ऑनलाइन इंटरव्यू में। धन्यवाद। नमस्ते गौरव, जर्नलिस्ट कैफे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज उन्होंने मुझे बुलाया है बातचीत करने के लिए, अपना मत रखने के लिए। जी, तो सबसे बड़ी बात है, इस समय मीडिया इंडस्ट्री कोरोना से भी जूझ रही है। जो कोरोना जो है इस समय दुनिया मतलब सबको एक तरीके से अपने चक्र में लेके घूम रहा है। तो आज हम बात करेंगे, मेरे पास कुछ सवाल हैं जो कि सबसे पहले शुरुआत करते हैं। ये दूसरों को इंसाफ देने वाली मीडिया के खुद के लिए भी इंसाफ शब्द एग्जिस्ट करता है क्या? देखिए, ये बहुत ही ऐसा क्वेश्चन है जो आप किसी भी मीडिया कर्मी से पूछेंगे, अगर उसे अपनी पद की लालसा या लालच ना हो तो वो डेफिनेटली सही जवाब देगा। और सही जवाब जब देगा तब आपको लगेगा कि मीडिया में सिर्फ और सिर्फ इंसाफ दूसरों के लिए है, यानी इंसाफ की जो बातें हैं वो दूसरों के लिए। मीडिया में जो काम कर रहे हैं उनके लिए कोई इंसाफ नहीं होता है क्या? आप ये सोचिए कि न्यूनतम वेतन से मैं शुरू करूंगा कि सरकार कहती है कि जो पियून है, यानी एक चपरासी जब रखा जाए तो उसका न्यूनतम वेतन 18-19 हजार रुपए होना चाहिए। मीडिया में या तो फ्री में इंटर्नशिप लोगों से कराई जाती है, जो लोग बिना पहचान के आ रहे हैं उन्हें 10-10, 15-15 हजार रुपए पर रखा भी जाता है। इसके अलावा जो रोज आप देखेंगे तो उनका जो हनन है, उनके अधिकारों का जो हनन है वो रुकता नहीं है। और कोरोना काल में तो अगर कोई संक्रमित हो रहा है, तो मैं न्यूज नेशन की बात इसलिए बार बार करता हूं क्योंकि मैं न्यूज नेशन में था। न्यूज नेशन की हर एक तस्वीर को मैंने बहुत करीब से देखा है, वहां पर उसके लिए आवाज उठाए हैं या उससे बदलने की कोशिश की है। और कमोबेश यही हालत आपको दूसरी जगह पर भी देखने को मिल सकते हैं। अब आप ये सोचिए कि न्यूज नेशन में एक रिपोर्टर थे जिनका नाम मैंने अभी तक कोट नहीं किया था। उन्होंने बेहद उम्दा रिपोर्टिंग की थी दिल्ली दंगों को लेकर। वो लगातार अभी भी फील्ड पर आपको नजर आते थे कोरोना को लेकर। लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि अचानक वो गायब कैसे हो जाते हैं। गायब ऐसे हो जाते हैं कि उन्हें कोरोना की जब उनकी रिपोर्ट आती है वो कोरोना पॉजिटिव हुए। लेकिन इस बीच दिल्ली दंगों को लेकर न्यूज नेशन एक शो करता है जिसमें भाग लेने के लिए उन्हें स्टूडियो बुलाया जाता है। और स्टूडियो में बुलाया जाता है, वो स्टूडियो में बैठ कर जाते हैं, उसके बाद उनकी रिपोर्ट आती है जिसमें वो पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन इस बात को दबाने की पूरी कोशिश की जाती है और दबा भी दिया गया। अभी मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी मालूम होगा कि भाई कोरोना पॉजिटिव हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की मैं मांग कर रहा हूं। लेकिन क्या आपने कहीं देखा कि उनके जो जो लोग संपर्क में आए उन्हें क्वारंटीन किया जाए? जब लोगों को आप बता ही नहीं रहे हैं, लोगों से छिपा रहे हैं, तो क्वारंटीन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। यही कोशिश की गई कि भाई लोगों को पता ना लगे, ताकि ना ऑफिस सील हो, ना लोगों को घर भेजना पड़े, ताकि जो काम करने वाले लोग हैं वो दफ्तर में कम ना पड़े। यानी कुल मिलाकर आप ये समझिए कि लोगों के अधिकार से ज्यादा क्या मायने रखता है? मायने ये रखता है कि जो गिरती टीआरपी है उसे बचाया जाए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम पे लगाया जाए। ये तक कह दिया जाता है सीनियर एंकर के द्वारा कि आपको घर बैठने के लिए पैसे नहीं देना। तो ऐसे लोगों को बस एक ही चीज कहूंगा कि साहब, आपको समझना चाहिए कि घर बैठने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आया है। आप भी जो शो कर रहे हैं उसमें आपका योगदान सिर्फ और सिर्फ टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ने का अगर है, तो आप दूसरों पर सवाल नहीं उठा सकते हैं जो लगातार काम कर रहे हैं, चाहे घर पर भी बैठे हुए हैं। तो अधिकारों की बात करना होगा गौरव। और मैंने कल एक इंटरव्यू दिया था, मुझे हैरानी हुई कि उस इंटरव्यू को भी हटा दिया और जानी मानी वेबसाइट जो अधिकारों की बात करती है उस वेबसाइट ने उसे प्राइवेट कर दिया। अब चैनल की तरफ से कुछ एडिट सुझाव दिए गए हैं, उसके बाद वो अपलोड करने की बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अधिकारों की बात को रखने की जो कोशिश कर रहे हैं, जो कह रहे हैं हम आपके अधिकारों को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, वो तक इतने डरे सहमे हैं कि वो किसी भी वीडियो को डाउन कर देते हैं, किसी भी वीडियो को प्राइवेट कर देते हैं। तो ये अपने आप में समझने के लिए काफी है कि कितना अधिकार यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, या लोग अधिकारों को लेकर कितना यहाँ पर लड़ाई लड़ सकते हैं, कितना स्कोप है उनके पास। डेली नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आज इस ब्रांड ने या इस इंस्टीट्यूशन ने इतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, उतने एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया, किसी को छुट्टी पे भेज दिया जाता है, किसी को टर्मिनेट कर दिया जाता है कि भाई हमारे पास पैसे नहीं है, हम नहीं चला सकते हैं। देखिए, कोरोना के समय में ये एक बहुत बड़ी मिथ बना दी गई है कि पैसे नहीं है, और उस पर से ये नौकरी जो हटाने की चीजें हैं, ये नौकरी से लोगों को हटा दिया जा रहा है।
इसमें सबसे बड़ी बात आती है पत्रकार की। एक पत्रकार जो है वो, उसका काम है, हमारी जो फ्रेटर्निटी है पत्रकारों की, इनका हमारा काम है कि हम जनता की आवाज को सरकार तक पहुंचाएं, नेताओं तक पहुंचाएं, ताकि उनको इंसाफ मिल सके। लेकिन क्या यहाँ पे कोई ऐसी फ्रेटर्निटी आएगी जो कि हमारे लिए इंसाफ करे? देखिए, मैंने जैसे ही आवाज उठानी शुरू की तो मुझे कम से कम ऐसे 50 कॉल आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं कि विसिल ब्लोअर क्यों बन रहे हो भाई? तुमको वो क्या दिक्कत हो रही है? तुम्हारी सैलरी कटी थी, ठीक है कर लेते, तुम्हारी तो सैलरी भी ठीक ठाक थी, चल जाता, लेकिन विसिल ब्लोअर बनोगे तो इंडस्ट्री में कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। और ये बहुत बड़ा सच है गौरव, इससे आप नकार नहीं सकते हैं। ये अपने आप में बताता है कि आप दूसरों के लिए आवाज उठाते रहिए, आप बोल चिल्लाते रहिए कि मरकज ने गलत किया, मरकज ने नियमों की अनदेखी की। खुद न्यूज नेशन लगातार चिल्ला रहा है कि भाई इस तरीके से अनदेखी हुई है, दूसरे न्यूज चैनल भी लगातार कर रहे हैं। लेकिन जब बात उनकी आती है तो सारे न्यूज मीडिया में जितने भी चैनल्स हैं, जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, आप देखिएगा वो चुप्पी साध देते हैं। कोई भी एक बड़ा चेहरा आप रहा हो और मीडिया में उसने बेरोजगारी पर अगर सीरीज भी चलाई हो तो उन लोगों का जिक्र किया हो जिनमें उनके ऑफिस में शामिल लोग हों या उनकी जो पत्रकार फैमिली है उसमें शामिल लोग हों जिनको बिना वजह बताए निकाल दिया जा रहा है। और ये आज से नहीं चल रहा है गौरव। मैंने हमेशा कहा है कि प्रधानमंत्री ने जो चीज कही कि आपदा को अवसर में बदलना है, किसी और ने उस चीज को सीरियसली लिया या नहीं लिया मालूम नहीं, लेकिन न्यूज चैनल्स ने इसको सीरियस लिया है। ये आपदा का वक्त था और इसको अवसर में ऐसे बदला है कि कम से कम सैलरी देनी पड़े हमें, हम ज्यादा से ज्यादा रीच बना रखें, ये हमें कोशिश करना है। आप 10 में से 6 लोगों को निकाल दीजिए, 4 लोगों पर उन 10 का भार डाल दीजिए, वो 4 भी आपसे डर के छुट्टी नहीं मांगते हैं कि हमें भी बिना बताए निकाल दिया जाएगा। लोगों की अपनी मजबूरियां हैं। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। ये मेल 25 मई का है जो मैंने एचआर को किया था। इसकी एक कॉपी मैं आपको भेजूंगा। इस मेल में मैंने इस बात का भी जिक्र किया है कि लॉकडाउन में हर संस्थान की ना सिर्फ जरूरत है, संस्थान का कर्तव्य है कि वो अपने कर्मचारी के साथ वैसे ही जुड़ा रहे जैसे एक कर्मचारी संस्थान के साथ जुड़ रहा है। और ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों को निकाल दे रहे हैं और नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है और अवसाद की ओर ले जाने वाला कदम है। और यही हुआ कि मैंने जब सवाल उठाए, मुझे जवाब नहीं मिला। 1 हफ्ते के भीतर मुझे टर्मिनेशन लेटर मिला है। लेकिन उसी संस्थान में ऊंचे पद पर बैठे तमाम दूसरे लोग जो हैं वो शांत बैठे हुए हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। आप जितने बड़े नाम इस इंडस्ट्री में जानते हैं, चाहे वो वेबसाइट से जुड़े हों, चाहे वो किसी न्यूज चैनल से जुड़े हों या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से जुड़े हों, न्यूज़पेपर से ही क्यों ना जुड़े हों, उनकी एक भी सीरीज या उनका एक भी वीडियो आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा कि स्ट्रिंगर्स को पैसे नहीं मिलते हैं, किसी को डेस्क से निकाल दिया जाता है बिना कारण बताए, पूरी की पूरी जो डिजिटल टीम है जो इंग्लिश वेबसाइट देख रही थी उसे निकाल दिया जाता है, या इस तरीके की किसी भी घटना का जिक्र वो करने से बचते हैं। वजह क्या है? वजह है कि आपसी रिश्ते किसी भी एक चैनल के दूसरे चैनल से, और दूसरा कि हमारी खामी को कोई दूसरा चैनल या कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ना उठा ले, इससे हमें बचना होगा। लेकिन आज राम प्रसाद बिस्मिल जी का जब दिन है, यानी उनकी जब जयंती है, तो उन्होंने ही कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बस इसी जज्बे के साथ हमें अपनी आवाज खुद बुलंद करनी है, क्योंकि हम मीडिया है भाई, हमारा काम सवाल पूछना है। ये हमें गलत फीड करते हैं लोग कि हमारा काम सिर्फ सत्ता से सवाल पूछना है। नहीं, हमारा काम सवाल पूछना है, अपने आसपास हो रही हर गलत चीज के लिए सवाल पूछना है। और मैं खास तौर से हमारे स्ट्रिंगर भाइयों से कहना चाहूंगा कि मैं भी आपसे माफी मांगता हूं कि आपको लगता है अगर आपकी बातें नहीं उठाई गई हैं, लेकिन मैंने अपने स्तर पर हमेशा कोशिश की है कि किसी भी स्ट्रिंगर की बात मैं उठाऊं, चाहे मथुरा का एक मामला रहा हो, चाहे बस्तर से मेरे जुड़े दोस्तों का मामला रहा हो, या किसी दूसरे स्टेट में, जहां जहां मुझे जिन्होंने अप्रोच किया, जिनके बारे में मुझे जानकारी हुई, उनके बारे में मैंने बात पहुंचाई है। और इसका गवाह न्यूज नेशन बना है, उसके वो तमाम अधिकारी बने हैं जो इन डिपार्टमेंट्स को संभालते रहे हैं। तो बस यही कहूंगा गौरव कि आप जैसे जो युवा लोग हैं जो इस फील्ड में आए हैं, वो एक मिसाल जरूर कायम करें कि भाई हम दबने के लिए नहीं आए हैं, ना किसी को दबाने के लिए आए हैं। हम अधिकार की बात करने आए हैं, तो अधिकार की बात हम अपने लिए भी करेंगे, अधिकार की बात हम दूसरों के लिए भी करेंगे, क्योंकि जैसा हम खुद के लिए चाहते हैं वैसा ही हमें दूसरों के लिए प्रोवाइड करवाना जरूरी है, वही हमारी जिम्मेदारी भी है।
कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और हम्म में सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं जो भी रिपोर्टर्स फील्ड पे हैं, स्ट्रिंगर्स फील्ड पे हैं, ऑन फील्ड हम्म रिपोर्टिंग जो हो रही है उसमें सबसे ज्यादा लोग जो हैं ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल लोग हैं। हम्म इसमें भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पे बोला जा रहा है कि आप किसी टेस्टिंग नहीं हो रही है, लोगों को हम्म बोला कि सिम्टम्स होने के बाद भी लोगों को बोला जा रहा है कि आप आइए काम करिए। तो इस स्थिति को आप कैसा मानते हैं? इस स्थिति में गौरव, आप ये सोचिए, ये सिर्फ रिपोर्टर क्या, मैं आपको बता दूं कि ये पत्रकारों के साथ ही हो रहा है। पूरी पत्रकार कौम जो है वो इस बात से जूझ रही है। अगर आप बॉस नहीं है चैनल के, अगर आप बॉस के करीबी नहीं है, तो भाई जरूरी नहीं कि आपका टेस्ट हो जाए। ये मैं दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो ऐसे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। शिवानी हमारे यहाँ न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की एंकर रही। न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नंबर 1 चैनल रहा है पूरे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भीतर। आप देखेंगे उसकी लंबी टीआरपी रही है। जी और ये वो चेहरे हैं जो उस चैनल के लिए डे 1 से काम कर रहे हैं। सूरज सनवाल, एक ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ काम से मतलब रखते थे, जिन्होंने अपने काम को हमेशा पूजा की तरह देखा और लगातार काम करते रहे। सूरज सनवाल और शिवानी का एग्जाम्पल एक प्राइम एग्जाम्पल है कि शिवानी जिन्होंने कहा कि मेरी बच्ची छोटी है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, तो मैं गुजारिश कर रही हूँ कि चैनल मुझे लीव विदाउट पे दे दे। अगर चैनल मुझे सैलरी नहीं देना चाहता है तो कुछ दिन की छुट्टी दे दे, क्योंकि उम्मीद यही थी कि कुछ दिन में जो स्थिति है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन चैनल की तरफ से सीधे ना सिर्फ डिनाई किया जाता है, बल्कि सीधे सीधे उनको बर्खास्त कर दिया जाता है। सूरज सनवाल जो बीमार थे, जिनके बाजू वाली सोसाइटी में केसेस आए और उसके बाद सोसाइटी सील होने के बाद आसपास पहरा बढ़ाया गया, क्योंकि पहले आप जानते हैं ज्यादा सख्ती हो रही थी लॉकडाउन 1 के दरमियान। कंटेनमेंट कर रहे उन्होंने हैं। बताया कि बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मेरे पूरे एरिया को सील किया गया है, मैं नहीं निकल सकता। और वो स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल बुरी कंडीशन में थे, उनकी स्थिति खराब थी, उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने इस बात का ना सिर्फ जिक्र किया बल्कि मेल भेजा। उसमें उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट अटैच की, सॉरी। और उसके बाद उन्होंने जो ऑफिस का एक ऐप है, या ऑफिस में जिस जिस वेब के जरिए हम छुट्टियां अप्लाई करते हैं, उसके जरिए छुट्टी भी अप्लाई की जो अप्रूव हो चुकी थी। लेकिन आप ये सोचिए, ना सिर्फ उन्हें बर्खास्त कर दिया गया इस बीच बिना कोई कारण दिए, बल्कि उनके जो मेल्स हैं वो भी डिलीट कर दिए गए थे, जिसमें उन्होंने मेडिकल जो कंडीशन है उसका हवाला दिया था। और मेडिकल लीव पर वो गए थे, क्योंकि वो नोएडा में अकेले थे, उनका यहाँ पर इलाज तो चल रहा था। डॉक्टर ने भी कहा कि आप यहाँ मत रहिए, आप बेहतर है कि उस जगह पर रहिए जहां आपको 2 टाइम का खाना रेगुलरली मिल सके। तो वो अपने घर गए, घर से कोई उन्हें लेकर यहाँ से, जो उत्तराखंड में है, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। पूरी की पूरी डिजिटल टीम को बर्खास्त इसलिए कर दिया गया क्योंकि उनके जो हेड है वरुण शर्मा, उन्होंने सवाल पूछा था कि भाई आप लोगों को ऑफिस क्यों बुला रहे हैं, जब घर से हम सिस्टम के जरिए काम कर सकते हैं। जैसे गौरव, अभी आप काम कर रहे हैं, जी आप घर जाएंगे तब भी आप वर्किंग मोड में होंगे, वर्क फ्रॉम होम ये लगातार कहा गया हमें। जी लेकिन जो चैनल ये दिखा रहे हैं, उसी चैनल पर वर्क फ्रॉम होम की मांग करने वाले और ये कहने वाले कि हमें सिस्टम प्रोवाइड कर दीजिए, उन्हें कुछ नहीं बोला जाता है, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि भाई हम तो हिंदी चैनल है। मनीष तिवारी जी ने जब बिना नाम लिए ट्वीट किया और उसमें हिंट किया कि ये न्यूज नेशन की बात है, तो न्यूज नेशन की तरफ से दलील दी गई कि भाई हमने तो इंग्लिश टीम को किया, हमारा चैनल तो हिंदी है। मुझे ये बताइए कि 7 साल से कैसे आपकी इंग्लिश वेबसाइट चल रही थी? अगर आप हिंदी चैनल हैं तो 7 साल जब आपने चलाया, तो क्या आपके लिए जरूरी था कि महामारी के दरमियान, जब लोगों को सबसे ज्यादा मानसिक रूप से साथ की जरूरत है, जब सबसे ज्यादा लोगों का साथ देने की जरूरत है संस्थान को भी, उस समय आप 16 के 16 लोगों को, जिनमें एक ऐसे शख्स भी हैं जिनके न्यूली बॉर्न जो बेबीज थे वो आईसीयू में थे, और वो लगातार दरखास्त करते रहे, जिनका ट्वीट भी आप देखेंगे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ असम से जब रिक्वेस्ट की तब जाकर उनका ट्रीटमेंट हो पाया है। संस्थान की तरफ से वहां पर भी कोई मदद नहीं गई है, ना तो कोई ऊंचे पद पर बैठे लोगों ने मदद किया है। तो ये अपने आप में बता रहा है कि कैसे पूरे पत्रकार जमात में ये चीज फैलती जा रही है। और हैरानी आप देखिए कि कोई भी आदमी इस पर आवाज नहीं उठाता है ना। और जो फील्ड पर लोग जा रहे हैं उनका भी टेस्ट कब हुआ? उनका भी टेस्ट कुछ बड़े संस्थानों ने तो करवाया है, मैं गौरव झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ संस्थानों ने अपने ऑफिस में उनका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, जो कि काबिले तारीफ है। और ये आपको हर एक शख्स के लिए कराना चाहिए जिनमें सिम्टम्स दिख रहे हैं।
जो डर रहे हैं कि भाई मैं कहीं कोरोना संक्रमित होकर अपने परिवार को संक्रमित ना कर दूं। हम्म। लेकिन न्यूज नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन में ये टेस्ट तब हुए जब गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने फ्री में करवाए, यानी हम पैसे खर्च नहीं करेंगे, सीधा सा संदेश था। टिश्यू पेपर तक जहां नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा हो, जहां मेरे मेल करने के बाद आप सैनिटाइजर एक टेबल पर रख रहे हो, वहां पर आप समझ सकते हैं कि पत्रकारों की स्थिति क्या होगी। जिस रिपोर्टर के कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, उसको संबल देने के बजाय, जहां आप देख रहे हैं दूसरे चैनल उनको वॉरियर बोलकर बिठा रहे हैं अपने चैनल पर, उनकी बात दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वो किस जज्बे के साथ इस बीमारी से, इस महामारी से लड़ रहे हैं, वहां आप तुरंत अंडरग्राउंड कर देते हैं अपने रिपोर्टर को और ये भी हिदायत देते हैं कि आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपको कोरोना पॉजिटिव था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्हें काम पर लगाने का मौका मिल सके। तो मैं यही बोलूंगा गौरव कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है सरकार के लिए भी, मीडिया में काम करने वाले लोगों के लिए भी, कि भाई आप सरकार की तरफ से दखल दीजिए, आप इन लोगों की जो हित है उसके लिए आवाज उठाइए, चाहे इसके लिए आपको बिल पास करना पड़ता है या कोई और कदम उठाने पड़ते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, आप चाहें तो इसका जवाब दे सकते हैं। ये मैं सवाल रखूंगा, 2014 के बाद से एक मीडिया में डर पैदा हो गया कि आप सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब वही डर जो है, मतलब जितनी हमारी आपकी बात हुई है उससे यही लग रहा है, ये डर जो है आपस में भी पैदा हो रहा है कि आप अपने बॉस से सवाल नहीं कर सकते। आप पत्रकार होकर जब सवाल नहीं कर सकते तो आपके पत्रकार होने का फायदा क्या है? हम किसके हक के लिए लड़ेंगे? देखिए, मैं कोई नहीं ये नहीं मानता कि ये 2014 से ही है। मैं 2010 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट रहा हूँ और जिन जिन संस्थानों में रहा हूँ वहां पे मैंने देखा है कि हाँ, कुछ चीजें होती हैं, कुछ दायरा होता है जिसके अंतर्गत आप काम करते हैं या सवाल पूछते हैं। और गौरव, सिर्फ सरकार से सवाल क्यों, मैं यही चीज कह रहा हूँ, आप जिस संस्थान में काम कर रहे हैं, जो संस्थान कह रहा है कि सरकार से सवाल पूछिए, आपको प्लेटफॉर्म दे रहा है, उस संस्थान से सवाल क्यों नहीं? आप नियमों की बात कर रहे हैं, आप सरकार से सवाल क्या पूछते हैं कि भाई आपने ये ऐलान किया था, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप इसका निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन आपको यह हक तभी मिलेगा जब आप उन सारी चीजों को अपने स्तर पर पूरा करके दिखा रहे हो। नहीं तो एक चीज कही गई ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उसी तरीके से जब तक आप दूसरों को हित नहीं दे पा रहे हैं, तब तक आप दूसरों पर सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले कौन होते हैं? पहले खुद को बदलिए, उसके बाद तो आप पूछ सकते हैं ना कि हाँ, सरकार की तरफ से ये कहा गया था, ये सरकार का दायित्व है, वो पूरा क्यों नहीं कर रही है? जब आप अपना दायित्व पूरा नहीं कर रहे हैं, किसी भी कर्मचारी का दायित्व होता है अपनी कंपनी के लिए काम करना, लेकिन कंपनी का क्या दायित्व होता है? उस कर्मचारी के अच्छे और बुरे वक्त में उसके साथ खड़े होना और उसके हितों का पूरी तरीके से ख्याल रखना। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि मीडिया में ज्यादातर लोग मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ भाई, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो इतने डरे हुए हैं। इसको डर का माहौल कहते हैं, जो कहा जा रहा है मीडिया में डर का माहौल बढ़ाया जा रहा है या बनाया जा रहा है। तो ये डर का माहौल है कि मेरे पास अभी मेरे इस मोबाइल फोन में ऐसे कम से कम 100 मैसेजेस होंगे जो मैं आपको दिखा सकता हूँ, कॉपी भेज सकता हूँ, जो कल मेरा वीडियो आने के बाद लोगों ने भेजे हैं, जो किसी न किसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं कि हम आपका वीडियो तो चाह के लाइक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम लाइक करते हैं तो संस्थान में हमें जो है कुछ एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो आप ये बताइए, ये डर है, आप इन तौर से सवाल पूछ सकते हैं जो हो गई है कि हम जो कह रहे हैं वो आपको मानना होगा, ये संस्थान की तरफ। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई वो बड़े बड़े कहाँ हैं जो हसीने चढ़ा के पूछते हैं कि हाँ भाई, सरकार इसका जवाब दे, सरकार की जवाबदेही बनती है, माफी चाहूंगा, मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये कहने वाले जो तमाम बड़े बड़े एंकर्स हैं वो आए सामने और बताएं कि भाई ये कंडीशन है, ये पत्रकार हैं, हमारी जमात है और इसमें गलत है। अगर आपको लग रहा है कि अक्षय शुक्ला गलत बोल रहा है तो आप बुलाइए मुझे डिबेट में, मैं आपके साथ बैठूंगा और आप मेरे तथ्यों को वहां खारिज करके दिखाइए, चाहे किसी भी चैनल पर आप हैं। मैं भी तैयार हूं, आप भी तैयार होइए भाई, आप आवाज उठाइए। ये अगर मीडिया में डर का विषय है तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? मीडिया में काम करने वाले लोगों की, क्योंकि पहली आवाज आपको अपने लिए खुद उठानी पड़ेगी, तब जाके कोई आएगा गौरव। तो बस वही चाहूंगा, सरकार की तरफ से इतना जरूर हो सकता है, मैंने ये बात हमेशा कही है और ये मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या कोई सरकार में सूचना प्रसारण मंत्री हो, हर किसी को इस बात को इंश्योर करना होगा कि आप किसी भी चैनल को खोलते वक्त, किसी भी संस्थान को खोलते वक्त,
ये बताइए कि मिनिमम आपको कितने लोगों की जरूरत है और मैक्सिमम ये संख्या कितनी हो सकती है। क्योंकि चुनाव आते हैं तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लेते हैं और उसके चुनाव खत्म होते ही आप देखिए कि मीडिया में छटनी का दौर शुरू हो जाता है। लोकसभा चुनाव था तो आप देखिए कि हम नंबर 1 है इस होड़ में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भर्ती किया गया और उसके बाद से छटनी का दौर चल रहा है। महामारी जैसी आई, लोगों को बहाना मिल गया। आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा चैनल है जिसका बैकअप 7 दिन का नहीं होता है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ है। 1 अप्रैल से लोगों को सैलरी अपनी देनी पड़ रही है न्यूज नेशन को और उसके बाद लोगों को वहां से निकाल दिया जा रहा है। इसी दरमियानी जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ना तो किसी की सैलरी कट सकती है, ना ही किसी को निकाला जा सकता है। तो ये डर अगर है तो इसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी हमारी है, हम पत्रकारों की है। ये मतलब जो छटनी शुरू हुई, मतलब आपका ये कहना है ये फेज 1 में ही शुरू हो गई, इसका फेज इंतजार वन, फेज 1 फ्रॉम द डे वन आप सोचिए कि मेल भले ही हमें 24 अप्रैल को आया हो एचआर की तरफ से, जिस मेल का जवाब देते हुए मैंने सवाल पूछे थे कि आप अगर सैलरी डिडक्ट कर रहे हैं जी तो फिर आप नए लोगों को भर्ती कैसे कर रहे हैं। आप पुराने लोगों को निकाल रहे हैं लेकिन नए लोगों को भर्ती कर रहे हैं और उन्हें पूरी सैलरी दे रहे हैं। यानी अगर गौरव को मेरी बदले अक्षय शुक्ला के बदले लाया जा रहा है और गौरव को बोला जा रहा है कि गौरव आप तो यहाँ पर 1 लाख रुपए में हैं, तो गौरव को डे 1 से और पहले महीने में ही 1 लाख रुपए मिलेंगे। लेकिन जो पहले अक्षय शुक्ला के साथ काम कर रहे थे उनकी सैलरी 1 लाख थी, उसे आपने 20%, 30% या 40%, कभी कभी तो 60% भी काटने की बात आपने कह दी। इसमें भी कोई पैमाना नहीं है। आप मुझे बताइए, पारदर्शिता की बात आप करते हैं, सरकार से आप सवाल पूछते हैं, मरकज से आप सवाल पूछते हैं कि पारदर्शिता कहाँ है, नियमों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं। तो ये कौन सा नियम कहता है कि आप अगर स्लैब बना रहे हैं तो उसको सार्वजनिक नहीं करेंगे, और सार्वजनिक नहीं करेंगे तब सवाल उठेंगे कि क्यों इसमें ऐसा हो रहा है कि फेवरेटिज्म देखने को मिल रहा है। 38,000 में काम करने वाले आदमी की 30% सैलरी कट रही है और 80,000 में काम करने वाले आदमी की 10% सैलरी कट रही है। तो ये जो भेदभाव है ये ऐसा नहीं है कि तुरंत हो गया है। एक वाक्य मैं आपको याद दिलाता हूँ। एक बड़े पद पर बैठे हुए हमारे सम्मानीय सर थे जिन्होंने बहुत बड़ा स्टेप उठाया था। आज से 6-7 महीने पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तब से न्यूज नेशन में तैयारी थी लोगों को कम करने की। 30% लोगों की छटनी के लिए लगातार दबाव बनाया गया एचओडीज पर। उनसे लिस्ट मांगी गई कि आप दीजिए, 30% कर्मचारियों को यहाँ से हटाया जाएगा। हमारे बॉस हुआ करते थे, एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और आउटपुट का जिम्मा संभालते थे। उन्होंने कहा कि अगर छटनी होनी है और लोगों की सैलरी कटनी है तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि मैं टीम लीडर हूं तो इसकी शुरुआत मुझसे होनी चाहिए। मैं सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाला व्यक्ति हूं, तो अगर आप किसी को निकाल रहे हैं तो शुरुआत मुझसे होनी चाहिए ताकि मेरी सैलरी पर आप 10 नए लोगों को रख सकें। जी। और उन्होंने ये कहकर, वो आखिरी दिन था उनका और वो निकल गए। तो मीडिया में ऐसे लोग भी हैं, जरूरत है कि इनके साथ आपको खड़ा होना है और ऐसे लोगों को आपको अपना आइडल बनाना है। वो लोग नहीं जो वहां पर बैठ के और बाकियों से सवाल पूछने की बात कहते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन जब खुद की अपने लोगों की बात आती है तो वो शांत हो जाते हैं। मैं बस इतना कहूंगा गौरव। चलिए, एक सवाल और है मेरा कि इस समय कोरोना काल में मीडिया क्रेडिबिलिटी एक बहुत बड़ा फ्रेज बन चुका है, हम पत्रकारों के लिए भी और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों के लिए। तो मीडिया क्रेडिबिलिटी पे आपका क्या कहना है, इस समय की मीडिया क्रेडिबिलिटी पे, किस तरीके से कोरोना को कवर किया जा रहा है और खुद को कैसे कवर अप किया जा रहा है? डुअल पैमाना मैं इसलिए कहूंगा कि जब आप जाते हैं किसी अस्पताल में, जब आप जाते हैं सड़क पर रिपोर्टिंग के लिए और आप कहते हैं कि ये देखिए यहाँ तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं हो रहा है, यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उस समय आप भूल जाते हैं कि जिस दफ्तर की माइक आईडी पकड़कर आप वहां पर खड़े हुए हैं उस दफ्तर में भी अपनी जान की बाजी लगाकर लोग न सिर्फ काम कर रहे हैं बल्कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की इसी तरीके से धज्जियां उड़ रही हैं। और जब आप कह रहे हैं कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, तो क्या इन रिपोर्टर्स के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है? अरे आप बड़ी बातें छोड़ दीजिए, मैं जिस चैनल में था उस चैनल में तो लोगों को जो माइक हैंडल करने के लिए अभी एक डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए एक कम से कम स्टैंड मिल रहा था, एक्सटेंशन जिसे हम कहते हैं। उस एक्सटेंशन की जो संख्या है वो भी 4 से 6 से ज्यादा नहीं थी, जबकि फील्ड पर काम करने वाले कितने
रिपोर्टर हैं, ये आपको भी मालूम है, किसी भी चैनल में उनमें जो अपनी व्यवस्था कर सके, या तो लकड़ी से बांध ले या एक्सटेंशन ले आए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर उसको अपनी जान की परवाह है तो वो वैसा कर ले, नहीं तो चैनल को कोई मतलब नहीं है। तो ये जो डुअल स्टैंडर्ड है, ये डुअल स्टैंडर्ड खत्म करना होगा। और इसमें सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि भाई वो तय करे क्या जिम्मेदारी सरकार की, क्या जिम्मेदारी किसी चैनल की बनती है। और ऐसे मम ना बैठे। आज हम सुषमा स्वराज जी को बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मंत्री थे जिनको ट्वीट किया जाए तो तुरंत उनके डिपार्टमेंट से जुड़ी बात हो या ना हो, रिप्लाई होता था। आज लगातार ट्वीट करने के बावजूद या तो सरकार के अंदर भी डर है न्यूज चैनल्स का, आप ये मानिए कि सरकार भी डरती है कि हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमारे ऑड्स ये सामने ले आएंगे, इस वजह से चुप है। नहीं तो आज ऐसे कई वीडियोस, कई आपको मैसेजेस मिल जाएंगे जिसमें लगातार लोग हेल्प की मांग कर रहे हैं। आप ये सोचिए, हमारे एक साथी हैं आशीष जैन, वो लगातार चीखते रहे, रोते रहे कि मेरे घर में 2 कोरोना पॉजिटिव हैं, मेरे भैया संक्रमित हैं, मेरे पापा संक्रमित हैं, मुझे टेस्ट की जरूरत है, मेरी वाइफ को सिम्टम्स हैं, सूंघने की शक्ति खत्म हो रही है। चैनल की तरफ से कोई टेस्ट नहीं करवाया गया। ये एम्प्लॉय के प्रति जवाबदेही है। वो आपका वॉरियर है जो लगातार ऑफिस आ रहा था, लगातार लोगों के संपर्क में था। अंततः दूसरे मीडिया हाउस ने उसकी जब वीडियोस रन किए, उसकी कहानी बताई, तब जाकर प्रशासन सचेत हुआ और प्रशासन की तरफ से सीधे उससे अप्रोच किया गया। और जब टेस्ट हो गया तब चैनल ने कॉल करके बोला तुम चिंता मत करना, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करना, कुछ लगता है हम गाड़ी लेकर आ जाएंगे। अरे भाई, जब जरूरत होती है तब आप कहाँ होते हैं? ये आपको समझना होगा कि आपकी जवाबदेही बनती है। और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि मैं ये धमकी नहीं दे रहा हूँ। मैंने मानसिक प्रताड़ना की जो बात कही थी, मैं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और इसके साक्ष्य मेरे पास मौजूद हैं। और ऐसे एक अक्षय शुक्ला नहीं है, ऐसे इंडस्ट्री में तकरीबन 90% अक्षय शुक्ला ही मिलेंगे आपको, जो मानसिक रूप से किसी न किसी वजह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और ये बहुत बड़ी वजह है कि मैं डरता हूं इस बात को लेकर कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा स्टेप ऐसा ना उठा ले जिसका खामियाजा उसके परिवार को भुगतना पड़े, या कोई कोरोना से ही संक्रमित ना हो जाए इन गलतियों की वजह से संस्थानों की, और इसका खामियाजा उसके परिवार को उठाना पड़े। वक्त है अभी भी संभलने का, और संस्थानों को जरूरत है वो संभल जाए। तो आपने एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है इसको लेके, आप बात करना शुरू किया। पहले ऐसे पत्रकार हैं इस समय के जो कि अपने ही संस्थान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि अन्याय करने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना अन्याय सहने वाला होता है। बिल्कुल। तो ये आखिरी सवाल है मेरा, अब शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत जो है आप कैसे कर रहे हैं और आगे के लिए आपका क्या प्लान है? मैं गौरव बता रहा हूँ कि ये मेरी लड़ाई ऐसा नहीं है कि सिस्टम से बाहर आने के बाद हो रही है। लोग लगातार ये बोलते हैं कि अच्छा पहले क्यों नहीं बोले, पहले क्यों नहीं बोले। आप मेरी टाइमलाइन पर जाइए फेसबुक की, उस पर देखिए कि मैंने पहले भी संस्थान में रहते हुए लेख लिखे, जैसे कोर्ट किया गया मेरे टर्मिनेशन के लिए। ये मुझे पता लगा है, मुझे कोई रीजन नहीं दिया गया टर्मिनेशन का। लेकिन जब आप सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या होगा? ये जो जहां तक का सवाल है, सवाल पूछने के लिए एक स्पेस मिलना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए संस्थान के भीतर ही। एचआर सो कॉल्ड होता है मोस्ट ऑफ दी संस्थानों में, एचआर सिर्फ नाम मात्र के लिए होता है। वो वही फॉलो कर रहा होता है जो इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिल रहे हैं, जैसा कि न्यूज नेशन में भी है। ऐसा नहीं है कि लोग सवाल नहीं पूछ रहे थे। जिस दिन मैंने ऊपर बातचीत की और मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया, ये मिड ऑफ मई की बात है, कि मैं अब संस्थान का हिस्सा नहीं रहूंगा, मैंने अपने साथियों से मुलाकात की कि मैं अब जा रहा हूँ। जैसे ही मैंने ये कहा और 5 मिनट के अंदर सारे के सारे लोग ना सिर्फ खड़े हो गए, वो ऊपर जाकर एमडी से मुलाकात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये गलत है, हम काम नहीं करेंगे ऐसे में। जो काम करने वाले होते हैं आप उनको निकाल रहे हैं। और ये सारे वीडियो फुटेजेस वहां पर मौजूद होंगे, सीसीटीवी कैमरा है जिसको संस्थान झुटला नहीं सकता, क्योंकि संस्थान लगातार झूठ बोल रहा है। इसलिए मैं इस बात को एम्फसाइज करते हुए बोलना चाहूंगा कि संस्थान झूठ नहीं बोल सकता है कि ऐसा नहीं हुआ। और ये वही दिन था जिस दिन मेरी लड़ाई हुई थी, जिस दिन वहां पर एग्जीक्यूटिव एडिटर की भर्ती हो रही थी। वो वहां पर बैठे हुए थे और वो भी शॉक्ड थे कि आखिर हुआ क्या है, कि इतने सारे लोग आ रहे हैं और इन्होंने अपनी नौकरी की परवाह नहीं है। आप ये सोचिए कि ये सोच है कि नौकरी की परवाह नहीं है। ये मेन मुद्दा क्या है कि भाई आप गलत चीज का साथ दे रहे हैं या काम करने वाले व्यक्ति के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं, इसे रोकिए। ये मुद्दा था। लेकिन मुद्दा कहां पर आकर खत्म हुआ कि ऐसे बतेरे पड़े हैं जो इनसे आधी की सैलरी पर काम करने के लिए तैयार हैं। तो हम
इनको क्यों रखें, उन्हें बुला लेंगे अगर ये बागी बनते हैं या अपने हक की आवाज उठाते हैं। तो ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मीडिया हाउसेस में काम करने वाले लोग एकजुट नहीं होंगे। चाहे इसके लिए आपको यूनियन बनाना पड़ता है, जब मजदूर संघ हो सकता है, जब वकील जा सकते हैं एकजुट होकर हड़ताल पर, जब पुलिस महकमा जा सकता है देश की राजधानी में, तब पत्रकार क्यों नहीं जा सकते हैं अपने हक की बात करने के लिए? मुझे ये बताइए। ये वो लोग हैं जो दूसरों के लिए आवाज उठा रहे हैं और जिनके परिवार वाले गुर्बत में ना सिर्फ जिंदगी जी रहे हैं बल्कि स्ट्रिंगर्स की स्थिति आप क्या समझेंगे, इतनी बुरी स्थिति है कि वो अगर कोई खबर भेजते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है और वही खबर अपने रिपोर्टर को असाइन कर दी जाती है ताकि स्ट्रिंगर को पैसा ना देना पड़े। तो इस सिस्टम को सुधारने के लिए सिस्टम के भीतर रहते हुए ही आपको आवाज उठानी पड़ेगी, जो मैंने पूरी कोशिश की और बाकी लोग भी कोशिश कर रहे हैं। बस नियमों में सख्ती अगर सरकार की तरफ से की जाती है, चाहे बिल लाकर की जाए, चाहे किसी दूसरे कदम उठाकर की जाए, तभी लोग अपने आप को सिक्योर महसूस कर पाएंगे, ये मुझे लगता है। तो ये थे हमारे साथ अक्षय शुक्ला, जिन्होंने हमें बताया कि इस कोरोना के महाकाल में मीडिया कर्मियों को कैसी प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। मिलते हैं फिर से आपके साथ किसी अगले एपिसोड में।